जिमी कांदा के खेती बर हमर जन जलवायु है छत्तीसगढ़ के जलवायु वो ह बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। हमन एकर खेती लगभग चाहे बस्तर जोन में होए चाहे हम छत्तीसगढ़ प्लेन में होए बहुत अच्छा से कर सकथन। ओकर बर जलवायु बहुत उपयुक्त है। और एकर मिट्टी के बात करन तो एकर माटी जेन है हमर जेन बलुआर दोमट मिट्टी होते जेमन रेतीला दोमट मिट्टी होते वो सबसे उपयुक्त होते। लेकिन एला हमन सबो प्रकार के मिट्टी में लगा सकथन, बस हमन ला ये ध्यान दे लगी कि ओमा जल निकास के उचित व्यवस्था रहे, मतलब हमन पानी आराम से निकल जाए, पानी भरना नहीं चाहिए। पानी भरी तो एक तो हमार कंद सड़ी और अगर मान लो जाए सड़त भी नहीं है तो हमारे पौधा के बढ़वार है जिन है वह रुक जाते। तेकर सेती उचित जल निकास के मिट्टी ला हमन ला चयन करना है एकर खेती बर। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। लगभग कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमार सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। भाई संगवारी हो, ये बात ला आप सभी जन जाना था कि अब समय हाँ बीत गए है धान के खेती के, काबर की धान के कटाई होवत जाते और एक संगे संग शुरुआत हो जाते गेहूं के बोए के तैयारी शुरू हो जाते संगवारी हो। लेकिन अब वो समय गए जहां आप कहथन कि बो दे गहूँ और चल दे कहूँ, ये समय अब खत्म हो गया संगवारी हो। अगर आज आप मतलब गेहूं के खेती करना है तो आप मतलब उन्नत कास्ट तकनीक से और वैज्ञानिक सिद्धांत से गेहूं के खेती करहु तो अधिक से अधिक लाभ हो ही संगवारी हो। यही हमारा आज के विषय जमा मन गोट बात करबो और आप मन हमार एक्सपर्ट महोदय से सीधा टोल फ्री नंबर के माध्यम ले गोट बात कर सकते हो। हमार टोल फ्री तो आप मन ला पता है, टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। और संगवारी हो आज यही विषय में ढेर कन गोट बात करे बर चर्चा करे बर हमार संग में हवे डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और जैसे हमारा संगवारी भाई मन के फ़ोन आवे ओकर ले पहले हम यही जानना चाहबो कि जिन छत्तीसगढ़ में कितना क्षेत्रफल हवे जेमा गेहूं के खेती हमारे किसान भाई मन करथे। देखिए छत्तीसगढ़ में लगभग 2,20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की खेती की जाती है जी।
और ये जो क्षेत्रफल है ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के सरगुजा जिले से लेकर के बिलासपुर, कोरबा, इधर बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, इन राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर, इन जिलों में इसका रकबा ज़्यादा है और किसान भाई गेहूं की खेती इन क्षेत्रों में कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में गेहूं के उत्पादन हाँ अपेक्षाकृत दूसर राज्य या राष्ट्रीय स्तर पे कहे जाए तो औसतन कम है। इसका मुख्य कारण का हो सकता है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में जिस जमीन में किसान भाई गेहूं लगाते हैं वहाँ पर पहले धान लगा होता है और धान की कटाई करते करते अक्सर नवंबर का महीना बीत जाता है और फिर जब दिसंबर में गेहूं की बोनी करना है तब तक काफ़ी विलंब हो जाता है खेत की तैयारी करने में, बतर आने में। तो उस स्थिति में फिर जब गेहूं उस समय यदि दिसंबर महीने में बोनी करते हैं किसान भाई और मार्च तक जब गेहूं में दाने भर रहे होते हैं, दूधी अवस्था में होता है, उस समय क्या होता है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं। बिल्कुल। तो उस समय फिर जो उसका फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो उसमें दाने सिकुड़ जाते हैं और उसके चलते उत्पादन कम मिलता है। जी। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से कुछ किस्में निकली हुई हैं। जी। ये चूँकि महत्वपूर्ण समस्या है, गेहूं के उत्पादन का प्रमुख बाधक रहा है, उत्पादन कम होने का प्रमुख कारण रहा है। जी। तो इसके लिए एक किस्म निकली है छत्तीसगढ़ 1029, जिसको कनिष्का के नाम से जानते हैं। ये 103 से 105 दिन में पक जाती है। जी। जब भी किसान भाइयों को गेहूँ बोने में देरी हो, मतलब जब ये दिसंबर के महीने में गेहूं किसान भाई बोनी करें, धान लगी है तो धान जनरली 120, 25 या 130 दिन की तक की किस्में होती हैं धान की। उसके बाद जब भी गेहूं की बोनी करना है तो एक तो इन किस्मों का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आवा थे। हाँ जी हाँ। हेलो 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 हाँ हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? हेलो हेलो जी किसान भाई बोलिए। हेलो 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 लगा तो कुछ टेक्निकल। जी भगत राम पटेल बोल रहा हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी सर नमस्कार आज के कार्यक्रम में। जी। और मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि जैसे गेहूं की खेती करने के लिए अभी उपयुक्त समय कब तक के है और यदि रेतीली जमीन में हमको खेती करना है तो कौन सा बीज का चुनाव करें जिससे अच्छा खेती जो है हम गेहूं का कर सकते हैं? जी पटेल भाई, गेहूं की बोनी आप जल्दी से जल्दी पूरी कर लें। गेहूं 15 दिसंबर तक गेहूं की बोनी हर स्थिति में पूरी हो जाना चाहिए। दूसरी बात, आपकी रेतीली ज़मीन है, यदि पूरी तरह रेतीली नहीं है, हल्की बलुई दोमट प्रकार की किस्म है और आपके पास सिंचाई का साधन है, सिंचाई की सुविधा है, तो आप गेहूं की बोनी कर सकते हैं। तीसरी बात आपने पूछी कौन सा किस्म लगाएं, तो इसके लिए जैसा मैं बता रहा था कि एक कनिष्का नाम की किस्म इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकली है। आपके बिलासपुर में सरकंडा में जो गेहूं अनुसंधान परियोजना संचालित हो रही है वहाँ भी इसका बीज उपलब्ध है। तो कनिष्का, और यदि ये बीज न मिल पाए तो एक छत्तीसगढ़ गेहूं 4 नाम की किस्म है, इस किस्म का बीज आप प्रयोग करें। ये 103 से 105 दिन में ये किस्में पककर तैयार हो जाती हैं और उत्पादन भी लगभग 55 कुंटल, 50 से 55 कुंटल 1 हेक्टेयर में आपको मिल जाएगा। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम गोड़ बात कर रहे हैं कि काबर कम है औसतन? हाँ हाँ, देखिए, तो एक तो ये कारण है कि किसान भाई उसमें जो है उचित जो उपयुक्त किस्म है, क्योंकि बोने में देरी हो जाती है। तो जब बोने में देरी हो जाती है तो किसान भाई ने यदि GW 322 या जो ट्रेडिशनल किस्में हैं उनकी बोनी की, तो जब उसमें दूधी अवस्था में या गर्म हवा चलने लगी तो दाने सिकुड़ जाते हैं और हमें पैदावार कम मिलती है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने, वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, ऐसी जो 2-3 किस्में निकली हैं कि जो कम समय में पकती हैं। मतलब क्या होगा कि यदि आपने 15 दिसंबर 20 दिसंबर को भी इनकी बोनी की तो ये किस्में मार्च के आखिरी तक लगभग पक जाती हैं। जी। ये कहना चाहिए कि आपको 100 दिन में, 103 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, मतलब जल्दी पकने वाली किस्में हैं। तो ये जो थर्मोसेंसिटिव है, कहना चाहिए जो ताप बढ़ जाता है उसके प्रति सहनशील है। फोन आवा थे। हेलो हेलो हाँ राम राम भैया। हाँ राम राम भैया, राम राम। जी जी जी, आप मैंने अपन प्रश्न पूछा भैया। दूसरा भी कार्य हम लोग कब करना है, ये
जी डॉक्टर साहब। हाँ गोविंद भाई, देखो ऐसा है, गेहूं में आपने एक सिंचाई कर दी है। गेहूं में जो सिंचाई का प्रबंधन होना चाहिए, बोनी के करीब 21 दिन बाद, जब उसमें झकड़ा जड़े क्राउन रूट बोलते हैं, गेहूं में जड़ें निकलती होती हैं, बोने के लगभग 20 से 25 दिन बाद या 21-22 दिन बाद, उस समय आपको पहला पानी देना चाहिए। फिर ठीक उसके 15, यदि आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में 5 पानी दे सकते हैं तो फिर हर 15 से 20 दिन में आपको एक पानी देना चाहिए। और यदि आपके पास कम पानी उपलब्ध है, 2 पानी ही आपको देना है, तो पहला पानी आपने जब दे दिया है, मतलब बोने के करीब 20-22 दिन बाद, तो फिर आप उसके करीब 25 दिन बाद, जब वो बूट अवस्था होती है, जिसको बोलते हैं कि जब उसमें गांठें बन रही होती हैं, तो उस समय जब बोने के करीब करीब 40 से 45 दिन बाद, तब आपको दूसरा पानी देना चाहिए। ये भी ध्यान रखें गोविंद भाई कि जब भी खेत में यदि आपके पास स्प्रिंकलर नहीं है सिंचाई करने के लिए, तो ये ध्यान रखें कि बहाव विधि से यदि खेत में पानी दे रहे हैं, तो एक खेत में आपने पानी का जब मुंह खोला और वहां जब पानी जा रहा है, तो पूरे नीचे तक जाने में जब करीब करीब 20% हिस्सा बच जाए, ऊपर से उसको बंद कर दीजिए, रिस्क के अपने आप पानी वहां तक चला जाएगा। ऐसा करके आप पानी की बचत कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तकनीक के हम बात करें। आज ये जानते हैं कि जिसे मान लो कोई किसान भाई के पास में पहली से बीज हवे, कैसे वो किसान भाई है कौन से तकनीक से पता करे कि जन बीज अभी मोरे पास रखा है वो बहुत अच्छा है या कैसा ढंग का मतलब मैं उपयोग कर सकता हूँ? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। किसान भाइयों के पास यदि खुद का बीज है तो पहले उसका अंकुरण परीक्षण कर लेना चाहिए। जी, ये ध्यान रखें कि बीज शुद्ध होना चाहिए। जी, संगवारी हो, आप मन बढ़िया ध्यान से देखो, आज के जो हमारे विषय है तेना बहुत महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर साहब हमला बहुत सुघर जानकारी देवत है। तो बीज शुद्ध होना चाहिए, उसमें खरपतवार के दाने, मिट्टी, कंकड़, पत्थर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसका किसान भाइयों को खुद अंकुरण परीक्षण कर लेना चाहिए। छोटा सा मिट्टी में नमी में, प्रॉपर नमी में उन बीज को बो दें और ऊपर घास फूस से ढक दें, हल्की सिंचाई कर दें, देखेंगे तो 4-5 दिन में वो अंकुरित हो जाते हैं। तो 100 दाने यदि हमने बोया तो उसमें किसान भाइयों को गिन लेना चाहिए कि 100 में से हमारे यदि 60 दाने अंकुरित हुए हैं तो उसको बीज के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 40% यदि बीज अंकुरित नहीं हो रहा है तो फिर वो बीज के लायक नहीं है। लेकिन यदि आप देखें कि 80-85 दाने अंकुरित हो जाते हैं, बाकी 10-15 अंकुरित नहीं होते हैं, तो उसको किसान भाई बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि बीज के रूप में प्रयोग करने के पहले उपचारित जरूर कर लें। उसके लिए एजोटोबैक्टर जो कल्चर आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है, इनकी 5 ग्राम मात्रा लेकर के और इनको बोने के पहले हल्का उसमें चाहे पानी सींच लें, इस कल्चर को हल्के हाथ से मिला लें, छाया में उसको सुखाने के बाद इसकी बोनी करें। और ये भी ध्यान रखें कि बीज यदि मान लीजिए कि 80% उसमें अंकुरण है, तो जो बीज की दर है वो करीब करीब 1 एकड़ में उनको 50 किलो से लेकर के 60 किलो के बीज का प्रयोग करना चाहिए। यदि मान लीजिए अंकुरण प्रतिशत 95% है तो फिर वो करीबन 40 से 50 किलो ही बीज का प्रयोग करना चाहिए 1 एकड़ में। तो बीज दर का एक एडजस्टमेंट होना चाहिए, बीज का उपचार कर लेना चाहिए और बीज का अंकुरण परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए यदि खुद का बीज बोनी के लिए प्रयोग करना है तो। जी जी जी, बहुत सुघर जानकारी डॉक्टर साहब। अब हम बात करते हैं कि कोई भी प्रकार के फसल है ओकर बर सबसे जो निर्धारित बेस हवे वो होते ओकर मिट्टी। जी हाँ जी। गेहूं के खेती में कौन से प्रकार के मिट्टी होना चाहिए और हम जब गेहूं के खेती करते हैं तो ओकर जमीन की तैयारी कैसे होना चाहिए? देखिए, गेहूं की खेती के लिए आपको जो बलुई दोमट मिट्टी है ये सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो, ह्यूमस हो, एकदम बलुई भी ना हो कि पानी ना रुके, जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो, ऐसी मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और इसमें जब भी गेहूं की खेत की तैयारी करने की बात हो तो उसके पहले, जैसे अभी बात हो रही थी, धान किसान भाइयों ने लगा के रखी है पहले से, धान की कटाई के तुरंत बाद गोबर की खाद करीब 4-5 टन 1 हेक्टेयर में इसका प्रयोग कर देना चाहिए, एक बार जुताई कर देना चाहिए। फिर उसके करीब 10 से 15 दिन बाद फिर बतार आ जाए, उस समय किसान भाइयों को बोनी करनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस किस्म का बीज आप बोनी में प्रयोग कर रहे हैं उसका यदि 100 दाने का वजन, जो हम लोग एक टेस्ट वेट बोलते हैं, ये देखें कि उसमें यदि 40 ग्राम है तो और समय पर हमने बोनी की 30 नवंबर के पहले बोनी की तो 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 100 किलोग्राम बीज का बोनी के लिए प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यदि हम वही बीज 15 दिसंबर को बोनी कर रहे हैं तो फिर हमें
बीज दर बढ़ा देनी चाहिए, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर देना चाहिए। इसी प्रकार से जो खाद उर्वरक प्रबंधन की बात होती है, तो खाद में भी किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी हम समय पर बोनी करें, नवंबर में बोनी करें, तो जो नाइट्रोजन है, मुख्य रूप से 3 खादें, 3 पोषक तत्व हम पौधों को देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और हर दूसरे साल हम लोग एक अनुशंसा करते हैं कि सल्फर और जिंक की मात्रा का भी प्रयोग करना चाहिए। आदर्श स्थिति तो वो होती है कि किसान भाइयों को हर जिले में, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग का जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, वहाँ जाकर के अपनी मिट्टी का परीक्षण करा लें, उससे पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में है। इसके पश्चात उनको गेहूं की बोनी करनी है, तो जो उनको एक सॉइल टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी, उसमें ये लिखा मिलेगा कि आपको कितनी खाद का प्रयोग, कौन सी खाद का गेहूं बोने के लिए करना है, उसके हिसाब से उनको खाद का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यदि किसी वजह से मिट्टी परीक्षण नहीं हो पाया, तो ये ध्यान रखें कि मिट्टी की जो अच्छी उर्वर मिट्टी है, उसमें करीब करीब उनको 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, ये आवश्यक रूप से 1 हेक्टेयर में किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए जी। इसमें भी एक बात आती है कि जो हमने बताया कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, मतलब किसान भाइयों को यदि 2.5 बोरी 3 बोरी यूरिया देना है, तो नाइट्रोजन देने में नाइट्रोजन का जो 1/3 हिस्सा है वो बोने समय देना चाहिए, और इसके बाद उसको 2 भाग में जब भी दूसरी सिंचाई करें, मतलब बोने के करीब 30 से 35 दिन बाद, 35-40 दिन बाद, तब देना चाहिए 1 खुराक, और 1 खुराक उसके 15 दिन बाद देना चाहिए। इस तरह नाइट्रोजन को 3 भागों में विभाजित करके देना चाहिए। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को बोते समय देना चाहिए। डॉक्टर साहब, सामान्य जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए, लेकिन संगे संग अगर कोनो में पानी की कमी है तो वहाँ पर कैसे प्रबंधन होना चाहिए जल प्रबंधन? देखिए, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, गेहूं की जो कब पानी की उसको किस अवस्था में ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय हमें पानी देना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि पानी किस तरीके से दें कि हमें पानी का दुरुपयोग भी कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की उपयोग क्षमता हमारे फसल को, पौधे को मिल पाए। गेहूं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो क्रिटिकल रूट इनिशिएशन स्टेज होती है, जो क्राउन जड़ें जब बनती हैं बोने के करीब 21 दिन बाद। कभी भी किसान भाई उस समय यदि पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो देखेंगे छोटी छोटी जड़ें उस समय बहुत सारी निकलती होती हैं। उस समय यदि पानी की कमी हो जाएगी तो जड़ें कम बन पाएंगी, तो हम गेहूं की फसल को जो भी खाद देंगे, पानी देंगे, वो जब जड़ें ही नहीं होगी तो कमज़ोर होगा पौधा और वो पोषक तत्वों को नहीं ले पाएगा। इसलिए एक पानी भी यदि आपके पास है तो बोने के करीब 20 से 25 दिन के अंदर देना चाहिए। यदि 2 पानी है तो पहला पानी 20 से 25 दिन के अंदर देना चाहिए, और दूसरा ठीक उसके 25 से 30 दिन बाद। जब वो गांठ बढ़ने लगती है, मतलब कंसे वाली अवस्था, टिलरिंग के बाद की जो अवस्था होती है, जब उसमें गांठें बनती होती है, उसके बाद जो फ्लावरिंग, पुष्पन अवस्था आती है, उस समय उसको दूसरा पानी देना चाहिए। यदि 3 पानी है तो 2 अवस्थाएं ये, और तीसरा पानी जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज होती है और जब दाने भरने की अवस्था होती है, उस समय पानी देना चाहिए। इन 3 अवस्थाओं में यदि पानी की कमी होती है तो गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो इसलिए ये हमने क्रांतिक अवस्थाएं हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने आइडेंटिफाई की है, पहचान की है। इस अवस्था में किसान भाइयों को पानी देना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं कि खरपतवार के, तो गेहूं की खेती में खरपतवार नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, खरपतवार गेहूं का ही नहीं, सारी फसलों का तो दुश्मन नंबर 1 है, और इससे होने वाला नुकसान ऐसे सीधे सीधे दिखता नहीं है। गेहूं की फसल में भी यदि दीमक से कोई पौधा सूख रहा है तो किसान भाई को दिख जाएगा, लेकिन खरपतवार से होने वाला नुकसान सीधे दिखता नहीं है। लेकिन खरपतवार बहुत नुकसान करते हैं, करीब करीब 30 से 40% नुकसान गेहूं की खेती में भी करते हैं। इसमें जो मुख्य खरपतवार है, एक तो झीलो है, हिरनखुरी है, कृष्णनील है, जंगली जई है, बथुआ है, ये सारे खरपतवार हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि बोने के बाद पहली चीज़ अच्छे बीज का प्रयोग करें। बीज के साथ भी खरपतवार के दाने चले जाते हैं हमारे खेत में, हम खुद ही बो देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीज शुद्ध होना चाहिए जिसमें खरपतवार के बीज न जाए। दूसरी बात, यदि आ ही गए हैं खरपतवार तो पहली सिंचाई के बाद, जब 20-21 दिन में किसान भाइयों ने पहली सिंचाई कर दी, उसके बाद खेत में जब चलते बने, मतलब वो प्लावेबल कंडीशन हो, चलने में मिट्टी पैर में चिपके नहीं, उस समय एक जो दवाई मेटसल्फ्यूरान मिथाइल आती है, मेटसल्फ्यूरान मिथाइल दवाई की 8 ग्राम 1 एकड़ में मात्रा लगती है। इस दवा का छिड़काव करें। ध्यान रखें, जब भी दवा का, एक निदानाशक दवा का छिड़काव करें, उस समय खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। यदि खेत में सूखा होगा तो फिर वो दवा कारगर नहीं होगी। इस समय आपको जो मेटसल्फ्यूरान मिथाइल दवाई है, इस दवाई की 8 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में इसका छिड़काव करना चाहिए। जी जी जी। तो इससे जो है ज़्यादातर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं और खरपतवारों की ऐसी विशेष समस्या नहीं आती। हमने देखा है कि जो कृष्णनील, जंगली जई, एक बार बथुआ है,
बथुआ को तो लोग भाजी के लिए, कई किसान भाई हमारे यहाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में उसकी बड़ी पौष्टिक भाजी होती है, उसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है जी। उस समय उसके लिए भी बीच बीच में निकालते रहते हैं, तो उसका भी प्रबंधन करें कि भाजी के रूप में यदि करना है तो उसको कहीं अलग बोएं, अदरवाइज जो गेहूं की खेत का वो खरपतवार है, नुकसान करता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। सर आज का जो समय है वो मशीनीकरण का समय है। जी हाँ जी। हमारे गेहूं की खेती में कौन कौन से उपकरण ऐसे आ गए हैं जो? देखिए गेहूं की खेती में आजकल मशीनें बहुत उपलब्ध हैं। हम शुरुआत करें बोनी से। बोनी में जो सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल इतना कारगर है कि देखिए हम खाद देते हैं। पहले क्या होता था कि छिटकमा विधि से बोनी होती थी, हाँ। तो हमने खाद कब कहीं छीट दिया, बीज कहीं छीटा, खाद का दाना कहीं गिरा, बीज का दाना कहीं गिरा। इससे क्या होता है कि हम खाद जो अपने पौधों के लिए, फसल के लिए देते हैं, वो फसल को कम मिलता है, उसमें जो खेत में हमारा दुश्मन छुपा बैठा है, खरपतवार है, वन है, चारा है, उसको ज़्यादा मिलता था। अब क्या करना है हमें, जब सीड ड्रिल से हम बोनी करेंगे तो नीचे खाद जाएगा, करीब करीब 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में खाद का बीज जाएगा। उसमें इस तरीके से अलाइनमेंट होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में खाद का दाना जाएगा, उसके ऊपर बीज जाएगा। तो क्या होगा कि जो खाद हमारा है वो हमारे पौधे को ही मिलेगा। ये संभव होता है सीड ड्रिल से। दूसरी बात ये होती है, एक जो जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल है, यदि आपको जीरो टिलेज करना है, खेत की तैयारी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, धान की कटाई के बाद आप सीधे एक चाड़ी में खाद होता है, एक में बीज होता है और सीधे आप बोनी कर सकते हैं। तो ये है। दूसरा, इसके बाद यदि आपने चूंकि कतार से बोनी की हुई होती है तो साइकिल हो, व्हील हो, हैंड हो, और निदाई करने के लिए पावर वीडर है। वो डीजल ऑपरेटेड भी है और बैटरी ऑपरेटेड भी पावर वीडर उपलब्ध है। आप खेत में 2 लाइन के बीच में चलते चलिए, निदाई भी हो जाएगी, गुड़ाई भी हो जाएगी। इसके अलावा जो कटाई की मशीनें हैं, आप देख रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे मशीनें आ गई हैं जो कि हार्वेस्टर हैं, बड़ी मशीनें आती हैं जो कंबाइन हैं जिसमें कटाई मिसाई साथ साथ हो जाती है। छोटी मशीनें हैं जिसमें कि आप खेत में चलते चलिए, 4-5 लाइन में करीब 50-60 हज़ार रुपये की आती है मशीन, और आप खेत में कटाई कर करके बंडल बांध के भी एक किनारे रखती जाएगी, आप कर लीजिए। थ्रेशर भी हैं। तो इस तरीके से, और ये मशीनें कुछ बुलक ड्रॉन भी हैं और कुछ पावर ऑपरेटेड भी है। तो इस तरीके से मशीनों के प्रयोग से खेती में हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं और समय पर खेती करके अच्छा हमें इसको फ़ायदा मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न वो है मन में। हाँ। कहा जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पठार क्षेत्र भी है, मैदान क्षेत्र भी है, का अलग अलग जगह के हिसाब से हम गेहूं के अलग अलग किस्म के चयन कर सकते हैं? देखिए गेहूं का किस्म जो है बोनी के समय के हिसाब से है, और जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हमारा जो गेहूं के लिए अनुशंसा है वो पठार और इसके हिसाब से बहुत अंतर नहीं है। यदि हमें समय पर बोनी करना है, 30 नवंबर तक हमें गेहूं की बोनी करना है, तो फिर हमें दूसरी किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा, जिनमें हमने अभी आपको बताया छत्तीसगढ़ गेहूं 1 है, छत्तीसगढ़ गेहूं 2 है, छत्तीसगढ़ गेहूं 4 है, छत्तीसगढ़ गेहूं 3 है, और एक अभी नई किस्म निकली है विद्या। और यदि हमें 30 नवंबर के बाद बोनी करनी है तो फिर GW 173 है, एक विदिशा नाम की किस्म है, वो भी बहुत अच्छी है यहाँ के लिए। और जो 2 किस्में हमने नई निकाली है हमारे यहाँ, कनिष्का जो CG 1029 है, तो ये इन किस्मों का बीज हम प्रयोग करेंगे तो ये जल्दी पकने वाली किस्में हैं और हमें देर से बोनी की स्थिति में भी अच्छा पैदावार देंगी। ये हमें पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हम ये कर सकते हैं, बस्तर में भी ये कर सकते हैं और सरगुजा में भी कर सकते हैं, प्लेन में भी कर सकते हैं। बहुत सुगर जानकारी डॉक्टर साहब। एक संगे संग हम बात करते हैं कि गेहूं के विषय में एक उन्नत कास्ट जिसे आप बातात हो, आप हमारे किसान भाई मल्ला और विशेष का बताना चाहो? देखिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले गेहूं बोनी का समय पर बोनी करें। हमारे पूर्वज कहते थे कि जब डोरी का तेल जमने लगे, अर्थात जब महुआ का तेल जमने लगे, जब गाय का घी जमने लगे, ये सही समय होता है गेहूं की बोनी करने का। आजकल जो समय चल रहा है बिल्कुल वही है। वैज्ञानिक कसौटी पर भी हमारे पूर्वजों की ये बात खरी उतरती है, और उसमें जब तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होता है वातावरण का, तब गेहूं की बोनी का उपयुक्त समय होता है। तो समय पर बोनी करें। बोनी में देरी होती है किसी कारणवश, तो किस्मों का चुनाव, वो देरी से पकने वाली किस्मों का चुनाव करें, जिनका हमने नाम बताया। GW 173 है, विदिशा है, कनिष्का है, छत्तीसगढ़ गेहूं 4, ये 4 किस्में हैं, नई किस्में हैं, इनमें अच्छी पैदावार मिलती है, 50 से 55 कुंटल तक इनमें उत्पादन मिल जाता है, तो इनका प्रयोग करें। यदि देरी होती है बोनी में तो बीज दर, जैसा मैंने बताया कि बीज दर बढ़ा दें, लेकिन खाद की मात्रा थोड़ी कम करें। जैसी बोनी में देरी होगी तो हमें जो बोने की जो कहना चाहिए डिस्टेंसिंग है, जो लाइंस कतार से कतार की दूरी है, वो कम करना चाहिए, क्योंकि जब फिर ज़्यादा पौधे, क्योंकि पौधे को बढ़ने के लिए समय कम मिलेगा। इन का और खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई का प्रबंधन प्रॉपर करें,
और सिंचाई में भी यथासंभव स्प्रिंकलर, शासन की बहुत सारी योजनाओं में छूट का भी प्रावधान है। ऐसा करके हम स्प्रिंकलर पद्धति से यदि सिंचाई करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दे हो, एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन भी देखियो सुनियो कि कैसन ढंग के आप मन गेहूं के खेती ला वैज्ञानिक तकनीक से, उन्नत कार्य से आप मन करके बड़ा लाभान्वित हो सकत हो। आप अपना क्षेत्र में गेहूं के सुघर खेती करो। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक बर जय जोहार।